गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्षितिज से चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे। यह एक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उसमें उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। यहाँ इस पाठ में स्त्रियों को पढ़ाया ना जाए, स्त्रियों को आगे ना बढ़ाया जाए, इस बारे में बताया गया है। चलिए लेसन रीड करते हैं। इस लेसन के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। चलिए लेसन रीड करते हैं। रीढ़ की हड्डी। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। यह एक नाटक है। नाटक के तौर पे यह लेसन है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। चलिए यहाँ फर्स्ट कैरेक्टर पढ़ेंगे। बाबू, अबे धीरे धीरे चल। अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है। ही। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर। यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला। उसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी। कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज़पोश ठीक करते हैं। मेज़पोश मीन्स टी टेबल। जो एक टेबल होता है जहाँ चाय कॉफ़ी नाश्ता रखा जाता है, वो उसका कपड़ा। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी आ। रतन आता है। पति पत्नी तख्त पर पड़ी दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। यहाँ इस एकांकी में एक रामस्वरूप जी जो बाबू का कैरेक्टर जिनका है,
और नौकर है, उनकी पत्नी प्रेमा है। बाबू और प्रेमा की बेटी को लड़के वाले देखने आते हैं और वहाँ उस समय का यह वाकया है। तो जो बाबू रामस्वरूप जी हैं वह अपने पीछे नौकर के साथ आते हैं। नौकर हाथ में लकड़ी का पलंग, जिसे तख्त कहते हैं, वो लेके आते हैं, तख्त कहते हैं, वो लेके आते हैं। उस पे उसे बिछाते हैं, नौकर से उसे बिछवाते हैं और उसके बाद फिर जब नौकर को पसीना आता है तो वो कहते हैं, रामस्वरूप जी नौकर से कहते हैं कि तूने ये पसीना क्यों बहाया है? जब हम तेरे जैसे थे तो हम तो बड़े घड़ों से नहाते थे, लोटों की तरह, और बस तुझे इतने में ही पसीना आ गया। उसके बाद वह तख्त बिछाते हैं, उस पर चादर लाने के लिए नौकर से कहते हैं। नौकर चादर लेके आता है, लाने के लिए जाता है प्रेमा के पास। प्रेमा रामस्वरूप जी की पत्नी। प्रेमा वहाँ आती है, वो कहती है कि तुम अभी तो धोती बदल के आए हो, तुम्हें धोती क्यों चाहिए? रामस्वरूप जी नौकर को चादर लाने के लिए भेजते हैं और वो रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा को धोती मांगता है। यहाँ एक गलतफहमी होती है। प्रेमा रामस्वरूप जी के पास आती है, वो कहती है उनसे कि तुमने अभी तो धोती बदल के आए हो, तुम अभी तो धोती बदल के आए हो, तुम्हें क्यों चाहिए धोती? तो रामस्वरूप जी कहते हैं नौकर से कि मैंने तुझसे चादर मंगवाई थी, धोती नहीं मंगवाई थी। जब दिमाग बट रहा था, जब अक्ल बट रही थी, तब तू कहाँ था? अब तेरे लिए मैं दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? ये इस तरह से वाकया है पूरा। फिर रामस्वरूप ने नौकर से कहते हैं कि अंदर के कमरे से हारमोनियम और सितार भी ला। और रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा कहती है, तुम्हारी बेटी का मुंह तो फूला हुआ है। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। रामस्वरूप मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारा मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी बातें लिखी होती है ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी? और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। यहाँ रामस्वरूप जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो मुंह फुलाए बैठी है, तो तुम माँ हो उसकी, तुम किस मर्ज की दवा हो? हाँ, जैसे तैसे एक लड़का ढूंढा है और उसे भी अब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वो हाथ से चला जाएगा, तो मुझे दोष मत देना। तो प्रेमा कहती है, इसमें मैं क्या करूँ? मैं तो सब कुछ समझा के उसे हार गई हूँ। बहुत समझाया पर उसे समझ में नहीं आती है। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर MA BA करवाया है। क्या हमारे ज़माने में पढ़ाई नहीं होती थी क्या? हमारे ज़माने में भी पढ़ाई होती थी। आई पढ़ ली, स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली, बस हो गया। उसी में सारे संसार का, सारे जीवन का सार छुपा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, 2 तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। रामस्वरूप प्रेमा से कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? ग्रामोफोन आप लोगों ने देखा होगा। तो रामस्वरूप प्रेमा कहती है, क्यों? रामस्वरूप कहते हैं, ग्रामोफोन 2 तरह के होते हैं। एक ग्रामोफोन तो वो होता है जो इंसान अपने हाथों से बनाता है, जिसे वो जब चाहे तब बजा सकता है और बंद कर सकता है।
दूसरा ग्रामोफोन भगवान का बनाया होता है, जिस पर एक बार कैसेट चढ़ जाए तो वो सिर्फ चलती ही रहती है, बंद नहीं होती। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। उमा यहाँ रामस्वरूप और प्रेमा की बेटी का नाम है उमा। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। यहाँ जब लड़के वाले उमा को देखने आते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं कि उसे थोड़ा समझाओ और ठीक ठाक करके ले आना नीचे लड़कों वालों के सामने। तो प्रेमा कहती है, मैंने तो उसके सामने पाउडर, आजकल की लड़कियों को तो बहुत सुंदर दिखने की सनक होती है कि मैं बहुत सुंदर लगूं, और पर तुम्हारी बेटी उमा को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैंने उसके सामने पाउडर रख दिया है। कुछ तैयार होने का सामान रख आई हूँ, और उससे कहा भी था कि अच्छे से तैयार हो लेना। बस इतना कहते ही मेरे कि उसने मुंह फुला लिया और सो गई। समझाओ तुम अपनी बेटी को। रामस्वरूप जी कहते, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। रामस्वरूप कहते, पता नहीं इसका दिमाग कैसा है, और नहीं तो आजकल की लड़कियां तो इतना पाउडर लगाती है कि उनका तो कारोबार, पाउडर वालों का तो कारोबार ही लड़कियों के भरोसे चल रहा है।